और जब मेरे टिकट का अनाउंस हुआ तो जितेंद्र सतवाई के नाम से हुआ, ना कि जितेंद्र पाल सिंह के नाम से। मेरे परिवार में मेरे से पहले मेरे पिता, मेरे दादा कोई राजनीति में नहीं रहा। जो संस्कार मुझे मेरे माँ और बाप के द्वारा मिले वो बड़े उच्च कोटि के। वो हारे तो आपने चुनाव में प्रचार नहीं किया। कोई एक घटना बताओ जो किसी को परेशानी हुई। आज के बच्चे ये नहीं बता सकते कि एक बीघे में बरसीम का बीज कितना पड़ेगा, सरसों का बीज कितना पड़ेगा। कितना पड़ता है वैसे? सरसों 1 पाव पड़ती है, 2.5। गेहूं कितनी पड़ता है? गेहूं 8 किलो से 10 किलो तक पड़ता है। और गन्ना? गन्ना 5 क्विंटल लगता है 1 बीघे में। कोई वजह थी, कोई लोग थे जो आपके खिलाफ थे, उन्होंने आपका टिकट कटवा दिया हो? किसान जिस लेवल पे जाना चाहिए था, किसान की जो मेहनत है, जो लागत है, जो लेबर कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो किसान का मुनाफा है वो भी कम है। आपके हिसाब से गन्ने का भाव कितना होना चाहिए? मैंने मेरी बात गन्ने पर कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हुई है। तो आप आरएलडी से बीजेपी में कैसे आए? यदि जमींदारा खात्मा कानून चौधरी चरण सिंह लेके आए तो क्या एक बिरादरी को फायदा हुआ उसका? 2022 तक आते आते ऐसी क्या चूक हुई कि आपका टिकट रिपीट नहीं हुआ? तो विधायक बनने के चंद दिन बाद शुरू में पथराव हुआ आप पे, वो क्या घटना थी? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जो हार हुई उसमें एक भूमिका ये भी रही कि जितेंद्र सतवाई ने उतने मन से काम नहीं किया, उतना एक्टिव नहीं रहे जितना वो अपने चुनाव में दिखे। क्या ऐसा था? बिल्कुल था। ये सीट फिलहाल आरएलडी के खाते में है, आरएलडी के एमएलए हैं वहां पे। तो आपको लगता है कि आरएलडी बीजेपी के लिए इस सीट को छोड़ देगा? ऐसा नहीं है कि वो आरएलडी के खाते में चली गई। क्लेम दोनों का है। आरएलडी से पहले बीजेपी का था। वहाँ पहली बार बीजेपी का एमएलए जितेंद्र सतवाई और पार्टी का परचम 2017 में पहली बार फहराया गया। तो मैं एमएलए बना, ये एमएलए जब कहाँ था उससे पहले। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आरएलडी के खाते में भी जाती है सीट तो आप आरएलडी से लड़ सकते हैं? वो भी संभव है। क्या प्लान है अगला? चुनाव लड़ूं। दोस्तों नमस्कार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है, चूंकि 2027 के चुनाव अब बहुत दूर नहीं हैं और हर बार जब चुनाव होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है उसका असर गोरखपुर तक रहता है। इसलिए आमतौर पर इस इलाके में पहले ही चरण में चुनाव होते हैं। इसी को देखते हुए हमने पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया है और आज हमारे खास मेहमान हैं जितेंद्र सतवाई जी। जितेंद्र सतवाई जी सिवाल खास विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। 2017 में आपने चुनाव जीता और किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, पेशे से शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति शुरू की और विधानसभा तक सफर पहुंचा। आप अपने नाम के आगे सतवाई लगाते हैं। सतवाई आपके गांव का नाम है। आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चलन है कि लोग अपने नाम के आगे गोत्र का नाम लगाते हैं, लेकिन आपने गांव का नाम लगाया। कोई खास वजह? राणा जी, इसका मैं बड़ा, आपने इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से पूछ लिया। जब मैं टिकट मांग रहा था बीजेपी से 2017 में, तो एक पैनल जो जाता है प्रदेश से बन के, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम जाते हैं जो टिकट मांगते हैं। तो जब टिकट का लास्ट दौर चल रहा था कि टिकट किसका फाइनल हो, उससे 2 दिन पहले जो हमारा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें दिल्ली की तरफ से एक कॉल आया आदरणीय सांसद जी को कि 2 नाम के जितेंद्र हैं। जो जितेंद्र जिसको आप फेवर कर रहे हैं, जिसको आप टिकट चाहते हैं, वो जितेंद्र कौन है? ये डॉक्टर सत्यपाल जी के पास एक इंफॉर्मेशन आई पार्टी की तरफ से जी। डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि भाई 2 नाम है जितेंद्र के, तो ऐसा कोई चिन्ह बताओ जो स्पेशलाइज हो जाए नाम। तो मैंने बोला मेरे नाम के पीछे जितेंद्र सतवाई लगवा दीजिए आप। और जब मेरे टिकट का अनाउंस हुआ तो जितेंद्र सतवाई के नाम से हुआ, ना कि जितेंद्र पाल सिंह के नाम से। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ, रहा हूँ, तो गांव से मुझे लगाव है। ये दूसरे जितेंद्र कौन थे? ये मुझे ज़्यादा जानकारी इसके संबंध में नहीं है। अच्छा, आपने परखने की कोशिश भी नहीं की मैंने। तो ये कई बार ऐसा होता है कि नाम में कन्फ्यूजन के चलते कुछ मसले हो जाते हैं। कई बार अवार्ड्स में भी ऐसा हो चुका है। अवार्ड्स में होता है।
खैर, आपका सियासत का सफर कैसे शुरू हुआ? आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें खेती है, जी। आपके पिता एक बड़े शिक्षाविद रहे, उन्होंने कई सारी शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत की इस इलाके में, और बहुत उनका नाम सम्मान के साथ आज भी लेते हैं लोग, और उनके बहुत सारे शिष्य मौजूद हैं जिन्होंने उनके दौर में पढ़ाई लिखाई की। तो वहाँ से राजनीति की तरफ आपका कैसे आना हुआ, ये थोड़ा बताइए। बड़ा अच्छा सवाल किया राणा जी। मेरे परिवार में मेरे से पहले मेरे पिता मेरे दादा कोई राजनीति में नहीं रहा, लेकिन मेरे पिताजी एक बड़े शिक्षाविद थे। वो 4 इंटर कॉलेजों के फाउंडर प्रिंसिपल रहे, और उनको सामाजिक और राजनीतिक समझबूझ बहुत थी। इन चारों कॉलेजों के नाम भी बताइएगा हमारे दर्शकों सबसे पहले वो फाउंडर प्रिंसिपल रहे जयसिंहपुर इंटर कॉलेज, फिर बीपी ये इंटर हस्तनापुर की तरफ पड़ता हाँ है। हस्तनापुर, जी कृषक इंटर कॉलेज जयसिंहपुर। जी। उसके बाद वो फाउंडर प्रिंसिपल रहे बीपी इंटर कॉलेज बिजवाड़ा बागपत। बागपत। जी। उसके बाद वो आदर्श तमिलागढ़ी दहा में फाउंडर प्रिंसिपल रहे, हम्म, और सबसे बाद में वो जो आज इस कॉलेज का मैं प्रधानाचार्य हूँ, चौधरी इलम सिंह इंटर कॉलेज, जो बाद में मैंने नाम बदला, जो उन्हीं के नाम पे जो है। उन्हीं के नाम पे आज, उन्होंने उसका नाम जन विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल करके उसके फाउंडर प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया, और एक इंटर कॉलेज विकसित रूप में बना के वो उन्होंने मतलब गए। तो शिक्षा से बड़ा गहरा लगाव उनका रहा, और मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी समाज की सेवा करने की, और उस अवधारणा को लेकर मेरा मन बना कि मैं राजनीति में जाऊं, ये उचित माध्यम है सेवा करने का। और राणा जी, मैं ये सच्चाई बताऊं आपको कि मेरे 10 साल के इस पॉलिटिकल कैरियर में बीजेपी की मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। कहीं एक पैसे का, एक गज जमीन का, कोई विवादित बयान का। मैंने जो राजनीति की उसका जो उद्देश्य था मेरा, वो जनसेवा था, ना कि स्वयं सेवा। पैसे के रूप में मैंने राजनीति को नहीं लिया, सेवा के रूप में लिया। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैं आज भी गांव में निवास करता हूं, और जब मैं विधायक रहा तब भी मैं गांव में निवास करता था। हाँ, मैंने एक सवाल भी आपके लिए रखा इसमें कि जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपके एफिडेविट्स खंगाल रहा था, आपकी संपत्ति का ब्यौरा, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपके आपराधिक रिकॉर्ड में देख रहा था, तो मुझे आपराधिक रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, और संपत्ति के ब्यौरे में बहुत खास नहीं मिला। 1 करोड़ का आंकड़ा भी आपके हलफनामे में नहीं है, न है ही नहीं, संपत्ति में नहीं है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने एमए और बीएड किया है। हाँ, डबल MA BEd। किस किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने उसमें क्या नाम, सोशियोलॉजी में और हिस्ट्री में। तो ये MA किया। ये कैसे संभव हुआ कि जब कोई आदमी विधायक बनता है सामान्य पृष्ठभूमि से, तो ताकत और धन, सत्ता की ताकत, आप तो सत्ताधारी दल के विधायक रहे, और धन बल की ताकत, दोनों का असर दिखाई देता है आमतौर पर, और वो बयानों में झलकता है, बातों में झलकता है, भाषणों में झलकता है, पब्लिक डीलिंग में झलकता है। आप कैसे बचे इससे? मेरे संस्कारों में नहीं था। जो संस्कार मुझे मेरे माँ और बाप के द्वारा मिले वो बड़े उच्च कोटि के थे, और यदि मैं राजनीति में आया तो उन संस्कारों की ही देन है। मेरे पिताजी की डेथ हुई 2007 में, और उससे कुछ समय पहले, 1 या 2 वर्ष पहले, उन्होंने बहुत निकट के लोगों को अपने पास बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है, जो मेरा वारिस है, मैं आज आपको बहुत पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने परख ली इसके अंदर वो प्रतिभा कि ये राजनीति करेगा, और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जब ये राजनीति करे तो राजनीति में इसका सहयोग करना है। तो वो चीज़ें जो माँ बाप के माध्यम, माँ बाप के संस्कारों के माध्यम हमें मिली, हमने उनको अपने जीवन में उस अवधारणा को पूरे तरीके से निभाने का प्रयास किया, और कभी भूले नहीं इन चीज़ों को। जहाँ तक माध्यम है ताकत का, पद का और प्रतिष्ठा का, इसका उपयोग हमने जनता की सेवा में किया, ना कि लूट खसोट में, क्योंकि संस्कारों में नहीं था, आज भी नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ कि मैं भी अपने आप को ईमानदार समझता हूँ, लेकिन मैं इतना ईमानदार नहीं हूँ जितने मेरे माँ बाप ईमानदार थे। कहीं ना कहीं मेरे से कोई त्रुटि हो सकती है, हो गई हो,
लेकिन जो आदर्श, जो आचरण, जो संस्कार उनके माध्यम मुझे मिले, मैंने उनको अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास किया। नेता तो अधिकतर शहर में रहते हैं, आपने क्यों शिफ्ट नहीं किया? आप गांव में ही रहे। मैं गांव में पैदा हुआ, गांव की मिट्टी से मुझे लगाव था। पढ़ने के साथ साथ मैं शिक्षा के पेशे में आया और उसके बराबर में मैंने 18 वर्ष बहुत मेहनत के साथ कृषि कार्य करने का काम, जो मेरी पैतृक जमीन थी, उस पर किया। यदि आज मेरे से कोई पूछे कि तेरा सबसे पसंदीदा काम क्या है, तो वो कृषि है, क्योंकि मुझे वहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है खेत में जाकर। अध्यापन के साथ खेती? अध्यापन के साथ भी मैंने खेती की और आज भी करता हूँ। आज भी यदि मेरी आवश्यकता कहीं खेत में पड़ती है, किसी रूप में, ट्रैक्टर चलाने में, किसी चीज़ में, और खेती का कोई कार्य ऐसा नहीं रहा ना जी जिसको मैं नहीं जानता और जो मैंने ना किया हो। आज के बच्चे ये नहीं बता सकते कि 1 बीघे में बरसीम का बीज कितना पड़ेगा, सरसों का बीज कितना पड़ेगा। कितना पड़ता है वैसे? सरसों 1 पाव पड़ती है, 250 ग्राम। गेहूं कितनी पड़ता है? गेहूँ 8 किलो से 10 किलो तक पड़ता है। और गन्ना? गन्ना 5 क्विंटल लगता है 1 बीघे में। आपके यहाँ गन्ना कितना पैदा हो जाता होगा? मेरे यहाँ गन्ना, मेरे पास मेरे बाप की 18 एकड़ ज़मीन है, जो पैतृक ज़मीन हमें मिली। जी। हमारे 3 भाइयों की 18 एकड़ ज़मीन है। उसके अलावा हमने कोई ना ज़मीन घटाई ना बढ़ाई। और उसी में अब हमारा एक दूसरा स्कूल भी है, एकेडमी, CIS एकेडमी करके, चौधरी लम सिंह एकेडमी, जो 2010 में अपने पिताजी के बाद हमने खुद बनाया। मिले। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या इस वक्त महंगाई है? हाँ है। क्या जो उत्पादन किसान करता है और जो लागत उसकी लगती है, उस उत्पादन का लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिल रहा अभी भी। जब से हमारी सरकार आई है कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन किसान जिस लेवल पे जाना चाहिए था, किसान की जो मेहनत है, जो लागत है, जो लेबर कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो किसान का मुनाफा है वो भी कम है। आपके हिसाब से गन्ने का भाव कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से गन्ने का भाव, जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, था कि हम जो ये कृषि का जो फायदा है इसको दोगुना करेंगे। हाँ, किसान की आमदनी दोगुना करेंगे, दोगुनी जिसको हम लेकर आए हैं। हुई नहीं है, प्रयास है, उधर चल रहे हैं। तो कितना होना चाहिए गन्ने का भाव? गन्ने का भाव कम से कम यदि 450 हो तब किसान का कुछ लाभ हो सकता है। आपको लगता आज के टाइम में लगता है इस बार बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। आप तो मिलते रहते हैं मुख्यमंत्री जी से? हाँ, मेरी भेंट होती है, चर्चा होती है, गन्ने पे को लेकर चर्चा होती है। इस बारे में बात हुई थी कि 450 कर दीजिए। मेरी बात गन्ने पर कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हुई है, और ऐसा नहीं है, वो किसानों का दर्द समझते हैं, पता है हमें। आप तो RLD की पॉलिटिक्स करते थे, RLD किसानों की पॉलिटिक्स करती है ऐसा कहा जाता है, तो आप RLD से बीजेपी में कैसा है, ये कहानी बताइए। हाँ, मैं RLD में कभी कोई पदाधिकारी नहीं रहा। हाँ, कार्यकर्ता रहा, वोटर रहा, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहाँ हम पैदा हुए वो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि होने के नाते किसान वर्ग उनके साथ था, ना कि कोई बिरादरी। लोग उनको बिरादरी का नेता कहते हैं, छोटी बात है, वो एक वर्ग के नेता थे। यदि जमींदारा खात्मा कानून चौधरी चरण सिंह लेकर आए तो क्या एक बिरादरी को फायदा हुआ उसका, या किसान वर्ग को फायदा हुआ? वो एक वर्ग के नेता थे, बड़े नेता थे, किसान की, मजदूर की, गरीब की बात सोचते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे उनसे जुड़े और उनको यहाँ नेता माना। जब हम हमारे पैदा हुए और हम होश में आए तो हमारा पूरा परिवेश इसी लोकदल का था, यानी कि चौधरी चरण सिंह का था। उनके बाद उनके बेटे राजनीति में आए, फिर हम उनसे जुड़ गए, किसी पदाधिकारी के रूप में, किसी पोस्ट पर रह के काम करने के रूप में। मैंने लोकदल में कोई कार्य नहीं किया, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता या वोटर के रूप में रहा हूं, जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनके द्वारा जो चीज़ें हमें मिली उसका अनुसरण करते हुए। तो सीधे विधानसभा का टिकट कैसे मिल गया? इसके पीछे क्या राज है? एक जिज्ञासा थी मन में जनसेवा की, और जब विधानसभा से पहले ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं रहा, मैं गन्ने में चेयरमैन रहा 6 वर्ष, मल्याणा गन्ना समिति का मैं चेयरमैन रहा। किसानों से जुड़ी हुई राजनीति मैंने शुरू से की,
और आज भी किसान का भाव मन में है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। जहाँ तक सवाल है बीजेपी में आना, विधायक बनना, एक सोच बदली, और सोच इसलिए बदली कि जो लोकल पार्टियां थी और जो लोकल पार्टियों का शासन प्रदेश में रहा, चाहे वो बसपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे आरएलडी किसी के साथ मिल के रही हो। आरएलडी का कोई ऐसा बड़ा सिस्टम तो था नहीं कि अकेले आरएलडी का कोई शासन प्रदेश में रहा हो। चौधरी साहब अलबत्ता मुख्यमंत्री रहे 2 बार, लेकिन जो लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश में शासन कर रही थी, उनके कार्यकाल में प्रदेश पीछे गया, प्रगति प्रदेश की नहीं हुई। क्राइम बढ़ा, कानून व्यवस्था बिगड़ी, आम आदमी सुरक्षित नहीं रहा, बेटी सुरक्षित नहीं रही, और एक जो सामाजिक ताना बाना, सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश की प्रगति, सड़कों का विकास, ये सारी चीजें क्षेत्रीय पार्टी का करना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि जब तक, मैं राणा जी बताता हूँ, जब तक किसी प्रदेश की जो सरकार है, वो केंद्र से मिलकर जब सरकार नहीं होती तो विकास आधा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ उत्तर प्रदेश से पहले आई, चाहे वो देश में आई, तो उन्होंने देश को भी और प्रदेश को भी एक विजन लेकर प्रगति करने का काम, कानून व्यवस्था ठीक करने का काम, सामाजिक सुरक्षा करने का काम, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम, सेनाओं के सुदृढ़ीकरण का काम, उससे प्रभावित होकर हम बीजेपी की तरफ गए। और हमारे यहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित आश्रम है, गुरुकुल प्रभात आश्रम, जिसके स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती हैं। उनसे हमारा परिवार मेरे फादर के टाइम से बहुत लंबे समय से संपर्क में था। उनका भी मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त हुआ कि जो देश के लिए भला करने वाली पार्टी है, देश हितैषी पार्टी है, उसमें रहकर आप ऊर्जावान व्यक्ति हो, उसमें रहकर काम करो। उन्होंने आपको मुझे प्रेरित किया परम पूज्य आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने, लेकिन और उनका आशीर्वाद भी मुझे विधायक बनाने के रूप में मिला। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय सांसद जी डॉक्टर सत्यपाल जी का भी आशीर्वाद मुझे विधायक बनाने में रहा। लेकिन 2022 तक आते आते ऐसी क्या चूक हुई कि आपका टिकट रिपीट नहीं हुआ? बड़ा किसी का आशीर्वाद कम मिला, बड़ा आपसे कोई चूक हुई? हाँ, बड़ा गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ मुझसे कोई चूक तो नहीं हुई, पार्टी का निर्णय इसमें मैं ज़्यादा समझता हूँ। पार्टी का क्या सर्वे था, क्यों था, ऐसा क्यों किया गया, जबकि मैंने कोई ऐसा कार्य मतलब समाज विरोधी या पार्टी विरोधी जिससे पार्टी को कोई नुकसान होता हो, समाज को कोई नुकसान होता हो, ना तो मेरे नोटिस में ऐसा कोई कार्य था, ना पार्टी की तरफ से ऐसा कोई मुझे नोटिस जारी किया गया। नहीं, आप तो शिक्षक हैं और AA हैं, B.Ed हैं, आपने निश्चित तौर पे इस पे कोई शोध किया होगा, कोई पड़ताल जरूर की होगी, क्योंकि अब लंबा समय भी हो गया, 2022 के बाद आज 25 में बैठे हुए हैं हम, वो 27 करीब है, तो निश्चित तौर पे आपने मूल्यांकन जरूर किया होगा कि वो कौन से पॉइंट्स थे जहां पर आप नोक नहीं कर पाए, जिनकी वजह से ऐसा हो गया और वो इस बार नहीं होगा। देखिए राणा जी, ऐसा है, जब बहुत सारे लोग एक सीट पर टिकट मांगते हैं, वो सब कार्यकर्ता होते हैं उसी पार्टी के। यदि भाजपा से 5 या 6 लोग टिकट मांग रहे हैं और वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बड़े नेता से, किसी ना किसी रूप में हर कार्यकर्ता की आस्था जुड़ी रहती है। मेरी सपोर्ट में कोई है, आपकी में कोई है, किसी तीसरे की में और कोई है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने उद्देश्य में हम पीछे रह जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उतनी लॉबिंग नहीं कर पाए जितनी टिकट के लिए जरूरी होती है? आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक आशीर्वाद की जरूरत होती है। 27 का क्या सीन है? अभी आप कर रहे हैं उस तरह की लॉबिंग, कर ली है या तैयारी है? मैं पूरे मन से पार्टी के कार्यक्रमों में लगा हूं, और मेरा सबसे बड़ी बात मैं एक बताऊं राणा जी आपको, जो मेरा एक अलग हटके भाव है जनसेवा का, वो बड़ा जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा,
लेकिन जमीन पे रहना, जनता को मेरी उपलब्धता और जिन पीड़ित लोगों के कार्य को सुन के उन पर मुझे कार्रवाई करना, उनका सहयोग करना, ये मेरी हॉबी है। किस तरह के काम आते हैं लोग लेके? बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, पति पत्नी का विवाद है, डोले का विवाद है, चक्रोड का विवाद है, सड़क का विवाद है, विकास कार्यों को लेकर भी लोग मिलते हैं। क्या ये जो पति पत्नी के विवाद की बात आप कर रहे हैं, क्या इस तरह के विवाद कुछ हाल के सालों में बढ़े हैं? ऐसा बढ़े महसूस कर रहे हैं? बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। क्या क्या वजह है इसकी? कारण इसका ये है कि हमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। जो एक हमारी संस्कृति थी, जो एक समाज था, जो बुजुर्गियत थी, उससे हम कुछ बातें सुनते थे, सीखते थे और उस अवधारणा को अपने मन में लेकर उस पर चलने का काम करते थे। एक दो चीजें हैं समाज में जिसका व्यक्ति को भय होता है। कोई मुझे क्या कहेगा, यदि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे कोई क्या कहेगा, कोई मीन्स समाज इस पे क्या टिप्पणी करेगा। इसके दूसरी पलट है, कोई मेरा क्या करेगा, कोई मुझे क्या कहेगा और कोई मेरा क्या करेगा? क्या करेगा। ये सार 180 है, डिग्री में अंतर है। ये सार है। यदि ये सोच ली कोई मेरा क्या करेगा तो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मैं कोई भी गलत काम करने से नहीं डरूंगा। और यदि मैंने ये सोच लिया को मुझे क्या कहेगा, तो जो भी गलत भाव मेरे मन में आएंगे करने के लिए, उसका मेरे पे प्रेशर आ जाएगा कि कोई मुझे क्या कहेगा। समाज का भय मेरे मन में आ जाएगा और वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, वहीं लौटते हैं 2022 पे। जी, ये कहा गया कि उस समय आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था जी, और ये कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जो हार हुई, उसमें एक भूमिका ये भी रही कि जितेंद्र सतवाई ने उतने मन से काम नहीं किया, उतना एक्टिव नहीं रहे जितना वो अपने चुनाव में दिखे। क्या ऐसा था? था, बिल्कुल था। यदि किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो पहले या आगे हो, तो क्या वो बताओगे वो जितना कार्य मन से अपने लिए करेगा, क्या दूसरे के लिए भी करेगा? एक आदमी कोई ऐसा हो तो मेरे से मिलवा दो उसको। ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी का बहुत सच्चा सिपाही हूँ और मैंने बीजेपी कोई जो कैंडिडेट था उसी को मैंने और मेरे परिवार ने वोट किया। लेकिन कहीं ये भी हो सकता है कि उसने मेरी उपयोगिता ना समझी हो, उसने मुझे प्रॉपर ना समझा हो कि मेरी जरूरत है चुनाव में। उनको लगा कि कोई जरूरत नहीं, कोई है, जरूरत मुझसे जीत नहीं। जाएंगे। मैं भी थोड़ा आत्मसम्मानी व्यक्ति हूँ। आपके घर नहीं आए वो चुनाव के दौरान? आए, मैंने प्रॉमिस किया कि कल बताओ मुझे कहाँ आना है। नहीं अगले बताया? दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। बीच में फोन भी नहीं किया अपनी तरफ नहीं, से? कोई फोन नहीं किया। अभी बात होती है आपकी मनिंदर पाल जी? हाँ, शिष्टाचार है। अभी कोई मदद आप मांगते हैं उनसे या वो मांगते हैं? जैसे आपने कहा कि भाई मनिंदर भाई, आपको पिछली बार मौका मिल गया, इस बार मैं लड़ूंगा तो मेरे साथ रहना। ऐसी नहीं, कोई मेरी बात हुई थी, अभी भी मेरी बात होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस विषय पे बात नहीं हुई। मैंने केवल इतना कहा था कि भाई दोनों ने टकरा के नुकसान कर लिया, दोनों आज मतलब खाली हैं और मेरा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र दूसरा है। आप जो है बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य तो केवल एक है, अपनी विधानसभा की सेवा करना। ठीक है, आप भी राजनीति में कोई पद छांट लो, हम आपके सहयोगी रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? सहमत हुए? लेकिन सहमत हुए। लेकिन उनकी सक्रियता तो लगातार हम देखते हैं सिवाल खास में पूरी बनी हुई है। वो तो एक पार्टी के कार्यक्रम है, जो एक हमारी पार्टी का निश्चित वो भी है, मतलब एक संविधान भी है कि जो आदमी चुनाव लड़ेगा वो विधानसभा के कार्यक्रमों में उसकी भूमिका रहती है। लेकिन एक और जोखिम है, 27 का जो चुनाव होगा, अब उसमें गठबंधन बीजेपी का आरएलडी के साथ है जी, और ये सीट फिलहाल आरएलडी के खाते में है, आरएलडी के एमएलए हैं वहां पे। तो आपको लगता है कि आरएलडी बीजेपी के लिए सीट को छोड़ देगा? आरएलडी के एमएलए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आरएलडी के खाते में चली गई। क्लेम दोनों का है, आरएलडी से पहले बीजेपी का था। और एक चीज मैं आज आपको और बता दूं, जो जानकारी संभव है, मुझे लगता है आपको है या कि नहीं। सन 67 में सिवाल खास सीट बनी,
और 67 से कह लो या जब से देश आज़ाद हुआ, जब से 2017 तक कह लो, वहाँ पहली बार बीजेपी का एमएलए जितेंद्र सतवाई और पार्टी का परचम 2017 में पहली बार फहराया गया। हाँ, पार्टी ने वहां दांव तो समरपाल सिंह पे भी लगाया था, जो जुझारू पार्टी नेता थे, बहुत बार लेकिन- लड़ी, हर बार पार्टी लड़ी, लेकिन समरपाल सिंह भी हार गए थे। समरपाल सिंह भी हार गए थे, हारे नहीं थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, निश्चित। तीसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में पार्टी को और वहाँ के लोकल कैंडिडेट को सीट पहली बार, जनता का आशीर्वाद पहली बार मिला। आपका कहना है कि आरएलडी के हिस्से में जाएगी, अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं है। नहीं, मेरा कहना नहीं है, मैं तो एक तथ्य बता रहा हूँ क्योंकि कि आप कह रहे हैं कि वहाँ मौजूदा एमएलए है। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब मैं एमएलए बना, ये एमएलए जब कहाँ था उससे पहले, किसका एमएलए था ये? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से वो आरएलडी में आए, गठबंधन हुआ। ये बहुत सारी चीजें समय और परिस्थिति के अनुसार राणा जी बदलती रहती हैं। तो क्या आप अभी ऐसा तय नहीं है कि आरएलडी रहेगी या बीजेपी, ये चीजें तो अभी ऊपर नेतृत्व तय करेगा। नहीं, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आरएलडी के खाते में भी जाती है सीट तो आप आरएलडी से लड़ सकते हैं? वो आपने उदाहरण दिया ना कि गुलाम मोहम्मद सपा से आरएलडी में आ गए। वो भी संभव है। अभी मीरापुर में क्या हुआ? हाँ, मिथिलेश कौन लड़ा पाल- मीरापुर में? मिथिलेश पाल बीजेपी में थी। और बताइए आप, प्रत्यक्ष उदाहरण। जो ऊपर के हमारे दोनों पार्टियों के बड़े नेता तय करेंगे, उसको कौन नकार सकता है? आप मुझे बताओ। आपकी इस बीच जैन जी से कोई मुलाकात हुई है इस बारे में? मेरी जैन जी से कोई मुलाकात नहीं। तो ये कैसे संभव होगा? ये निगोशिएशन अगर होता भी है ऐसा कि सीट बीजेपी के खाते में नहीं रहे, आरएलडी के देखो, खाते में रहे, ये राणा जी, ये सोचना बड़े नेतृत्व का काम है। हमें जो आदेश मिलेगा हम तो वो करेंगे। आप भी बड़े नेता हैं, विधायक होना कोई मामूली बात नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी में चंद लोग विधायक होते हैं और हजारों लाखों कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, जमीन पर संघर्ष करते हैं, खपते हैं, तब चुनिंदा लोग विधानसभा तक पहुंचते हैं। देखो राणा जी, हर पार्टी का अलग अलग संविधान है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, उसमें संगठन सर्वोपरि है, और संगठन की जो अवधारणा है, जो संगठन के मानक हैं, वो जहाँ जहाँ हम पर अप्लाई होते हैं, हम उतनी भूमिका रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा, ये बताइए आप, कौन कौन दावेदार हैं इस समय वहां से चुनाव लड़ने के? आप तो दमदारी से दावा ठोक ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आरएलडी में कौन कौन दावेदार हो सकते हैं वहां टिकट? आरएलडी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। आरएलडी तो आपकी पार्टी, पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी आपसे ज्यादा कौन जानता है आरएलडी को? लेकिन बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी में वहाँ मैं एमएलए रहा हूँ। मेरे से बाद में मनिंदर पाल जी एमएलए लड़े हैं, और संभवतः हो सकता है एक दो लोग कोई और भी हों, लेकिन हम दो तो हैं। और कोई नाम होंगे जरूर आपकी जानकारी में? अगर हो सकता है, पहले भी रहे हैं लोग। डॉक्टर जितेंद्र वीर चिकारा रहे हैं पहले, उन्होंने हमारे साथ टिकट मांगी थी। तो आप एक मीनाक्षी भराड़ा जी ने मांगी थी 17 में। तो इन सब से आपने बात करके कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि भाई 2022 में नुकसान हो गया था अलग अलग होने से, लड़ने से, तो इस बार आपस में कंसेंट बना लें? बहुत ज़्यादा डिस्कशन कभी नहीं होता, लेकिन वर्बली ऐसा नहीं है कि हम जो संवादहीनता नहीं रहती, संवाद करते हैं आपस में। एक किस्सा है बहुत मशहूर मेरठ की सियासत का। जी मंजूर अहमद साहब 5 बार एमएलए रहे, जी, और एक बार वो कांग्रेस के टिकट पे शहर सीट से मोहनलाल कपूर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। और मंजूर साहब अचानक एक दिन सुबह सुबह मोहनलाल कपूर के घर पहुंचे और उनकी मां से कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मां मुझे आशीर्वाद दो। तो कपूर साहब की मां ने कहा कि बेटा पहले नाश्ता करो, और नाश्ता कराया और मंजूर साहब के सिर पे हाथ रख दिया उन्होंने, और वो फोटो खिंचवा लिया मंजूर साहब ने, और पूरे इलेक्शन भर उन्होंने वो फोटो दौड़ाया कि साहब देखो, मुझे तो कपूर साहब की माताजी ने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे जीता, और वो चुनाव जीत गए। तो आप भी ऐसा कोई फार्मूला आजमाने की तैयारी में हैं? जो आपने मंजूर साहब की बात बताई, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। माँ, बड़ा ब्रॉड विचार है। माँ बहुत बड़ा नाम है, और जो संस्कार हमारे भारतवर्ष के हैं प्राचीन काल से, वो मैं नहीं समझता कहीं और किसी देश में है। अब शाहिद मंजूर साहब ने उसका प्रयोग किस रूप में किया, वो तो एक राजनीति है, लेकिन माँ का काम तो आशीर्वाद देना ही है ना। वो उनकी संस्कृति का, उनके जो संस्कृति में जो उन्हें चीज़ें मिली हैं, जो संस्कार हैं, वो उसकी परिणति है। मैं आपके बारे में पुरानी खबरें देख रहा था,
किस तरह की खबरें मीडिया ने कवर की। कई खबरें ऐसी मिली जिनमें ये आया कि साहब मनिंदर पाल के काफिले पर चुनाव के दौरान कई जगह हमला हुआ, शायद छुरगांव में हुआ, शायद दबथवा में हुआ, बबीता फोगाट शायद उस दिन कैंपेनिंग में आई हुई थी। कौन लोग थे जो काफिले पर हमला कर रहे थे? देखो, चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जो कृषि बिल हमारा सरकार लेके आई, उसके विरोध में किसान आंदोलन चला, और इस किसान आंदोलन का प्रभाव पश्चिम में बड़े, आप समझ सकते हो, बड़े गहरे रूप से गया। कृषि बिल वापस भी हुए, लेकिन वो आक्रोश चुनाव के टाइम तक था। कोई ऐसे हाथ पॉलिटिकल उसके पीछे नहीं थे जो आप कह रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं जैसे आज आरएलडी हमारे साथ में उस टाइम नहीं थी, तो वो आरएलडी के लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े, उन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के कार्य करने का काम किया, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। यानी आपकी फाइंडिंग ये है कि आरएलडी के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे। तो अब आरएलडी आपके साथ है तो वो तालमेल डाइल्यूट हो गया, अब वो विषय नहीं रहा, विषय खत्म हो गया। अच्छा, आपने किसान की बात की। किसान, कई जगह से खबरें आती हैं कि डीएपी नहीं मिल रही है, क्या सच है? ऐसा है, बहुत बड़ी कालाबाजारी थी यूरिया में भी और डीएपी में। जब हमारी सरकार आई केंद्र में 2014 में, नीम कोटेड किया गया उसको। किसान को जो पूर्व की सरकारें थी उनमें नहीं मिलता था, ब्लैक हो जाता था। तो कुछ चीज़ें व्यवस्था, जो कुछ चीज़ों की व्यवस्था है उनको परिवर्तित किया गया। और जब किसी व्यवस्था को हम परिवर्तन करते हैं तो कुछ समय के लिए उसमें ब्रेक आता है। दूसरा, मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि किसी चीज़ का अनावश्यक अधिकता है और उसका अनावश्यक हम उपयोग किए जा रहे हैं, ज़रूरत है नहीं। हमें 1 बीघे में 10 किलो डीएपी डालना है और उपलब्धता हमें ज़्यादा है, तो हम 20 किलो डाल दें, 30 किलो डाल दें, 50 किलो डाल दें। ज़रूरत के मुताबिक जितना रकबे का किसान है उसको कितना डीएपी चाहिए, कितना उसको नाइट्रोजन चाहिए, कितना उसको फास्फोरस चाहिए, कितने उसे और हाईली न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सबके मानक हैं, तय हैं। नैनो यूरिया लेकर आई हमारी सरकार, जो हम 10 किलो बीघे में घेरते थे वो आज 1 किलो में काम हो रहा है। तो खर्चा घटा है, लागत घटी है। अच्छा, ये जो इस तरह की घटनाएं आप कह रहे हैं, किसान आंदोलन का जो गुस्सा है वो जमीन पे दिख रहा था चुनाव के दौरान, क्या आपको भी झेलना पड़ा ये? मैं कुछ खबरें देख रहा था इस तरह की। एक बार मेरे साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा और सबसे बड़ा फायदा मुझे मिलता था गांव में रहने का। तो लोगों की जो एक आत्मा थी वो मुझे नेता नहीं मानती थी, किसान ही मानती थी। तो ये गुस्सा झेलना पड़ा आपको भी कभी? 1-2 बार। क्या कहा लोगों ने? कभी अशोभनीय नहीं, संवाद के रूप में, संवाद के रूप में कि भाई अच्छा नहीं हो रहा, जमीनों का मालिकाना हक छीना जा रहा है और ये जो है मतलब ये बंद होना चाहिए। आप क्या कहते थे, कैसे डील करते थे? पार्टी लाइन पे बोलने का काम था उस टाइम। पार्टी लाइन पे बोलना, हम जगह जगह हमारे कार्यक्रम लगे, गए, लोगों को समझाया भाई एक बड़ा सिस्टम पार्टी लेकर, वो मतलब सरकार लेकर आ रही है, उसमें लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, हाजी गुलाम मोहम्मद वहाँ के विधायक हैं अभी, आपकी मुलाकात होती है कभी? शिष्टाचार होता है, मुलाकात है। यशवीर सिंह ने चुनाव लड़ा वहाँ से जी, और वो इस समय आप ही की पार्टी में हैं जी, और दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, उनसे आपका कोई डायलॉग है? हाँ बिल्कुल, दुआ सलाम है, अच्छी है, ठीक है। वो तो दावेदारी नहीं करेंगे बीच में आके? वो तो वही बता सकते हैं। आप अभी मान के नहीं चल रहे हैं कि वो करेंगे? नहीं, मेरा क्या मानना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब करूँगा और मैं बनूँगा। मैं ही पहले बना था। यानी तैयारी पूरी कर रखी है आपने? पूरी तैयारी। इस तैयारी की व्यू रचना कैसे की है, थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करके कुछ अब बताइए। थोड़ा सा एक चीज़ अभी आपने बताई कि अब 2 पार्टियाँ साथ हैं और ऊपर लेवल पे ये तय होगा कि कहाँ कौन लड़े।
वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो उसी तरह का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, निजी जीवन से जुड़े कुछ सवाल करते हैं आपसे। जी अभी आप 56 साल के आसपास हैं, आपका जन्मदिन अक्टूबर के महीने में ही होता जी, है। 17 अक्टूबर में होता 17 अक्टूबर को आपको अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप स्वस्थ रहें, शतायु हों, लोगों की सेवा करते रहें, हम यही कामना करेंगे। आपने फिट बहुत बनाया अपने को, तो फिटनेस के लिए क्या करते हैं? डाइट में क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं? एक्सरसाइज क्या करते हैं? मैंने आपके गांव के घर में घोड़े भी देखे, घुड़सवारी भी करते हैं आप। है। ऐसा है राणा जी, मेरा बचपन गांव में भी था, गांव में पैदा हुआ, और जब हम समझ आई, जब हम मतलब समाज को जाना, तो हमें ये सारी चीज़ें, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें विरासत में मिली। और जो खान पान देसी, घर का दूध, घर का मट्ठा, घर का गुड़, जो मतलब एक आम किसान के यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो उन्हीं पे आधारित जीवन रहा। मुझे आपके किसी करीबी ने बताया कि दूध तो आप पीते ही नहीं है 4 साल से। दूध मैं अब 4 साल से नहीं पीता। तो क्यों छोड़ दिया आपने? कुछ हमारे यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है हिम्स करके सिवाल में, आयुर्वेद। वहाँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी हैं जो उसको डॉक्टर हुआ, मनीष आचार्य मनीष जी हैं। मैं उनको काफ़ी सुनता हूँ, मिलता हूँ। तो कुछ जो बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो हम जिस एज में हम हैं, उससे ऊपर जाके एक्स्ट्रा जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है उतनी लें, एक्स्ट्रा एनर्जी लें और उसे बर्न ना करें। तो एक अवधारणा है कि हम इनकमिंग हमारी उतनी हो जितनी आउट, मतलब जितना एनर्जी खर्च कर सकें। तो स्वस्थ रहने का ये एक माध्यम है। नाश्ते में हम क्या खाए जा रहे हैं, एनर्जी लिए जा रहे हैं और आउटपुट नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो बीमारियों को जन्म देने वाला एक मतलब वो हो गया। नाश्ते में क्या लेते हैं आप? नाश्ते में मट्ठा और मिस्सी रोटी, गाय का मक्खन। और एक्सरसाइज भी करते हैं कुछ? एक्सरसाइज 5 किलोमीटर में पैदल चलता हूँ रेगुलर। फिल्में देखते हैं आप? पहले देखता था पढ़ते टाइम, बाद में कौन भी सी देखता। फिल्म लास्ट टाइम देखी थी? मैंने मेरा गांव मेरा देश, सन्यासी, 10 नंबरी। अच्छा। गीत संगीत सुनते हैं? हाँ, मैं गीत संगीत सुन, पुराने गाड़ी गाने में चलते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं कभी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। कोई लेटेस्ट गाना बताइए जो पुराने गाने सुनता हूँ। अभी जो सुना हो हाल में। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। गाते भी आप? गाता भी। और कोई गाना सुनाइए छोटा सा कोई मुखड़ा। अब तो मुझे इतना नहीं, मतलब, लेकिन गुनगुना लेता हूँ हाँ, गाने। थोड़ा गुनगुनाइए। अब फिलहाल कोई नहीं आ रहा मन पे। खैर कोई बात नहीं, आएगा तो बीच में जैसे ही हाँ। आपको आए तो आप शेयर कीजिएगा। शेरो शायरी कविताओं का शौक रखते हैं? हर गम के बाद यहाँ खुशी, हर गम के बाद यहाँ खुशी, मिसले कुल कुले मीना, जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। वाह। लिखते भी आप? हाँ, लिखता हूँ। डायरी लिखते हैं? डायरी लिखता हूँ। तो डायरी में रोजनामचा दर्ज करते हैं अपना? हाँ बिल्कुल, अपने अनुभव, अपने कार्य। तो कब से लिखनी शुरू की थी? मेरे फादर लिखते थे। अच्छा, उनकी बहुत सारी डायरियों का कलेक्शन होगा आपके पास? 50 वर्ष का। अच्छा, तो क्या क्या दर्ज करके चले गए वो उसमें? अपना आय व्यय, पर डे आय, पर डे व्यय। उन्होंने वो डायरी मुझे दे दी लास्ट टाइम, मेरे से नहीं चली वो आय व्यय वाली। फिर मेरे से एक छोटा भाई है, उसको दे दी, उसको भी, उस पर भी नहीं चली। फिर तीसरे नंबर के पे चली गई हरिंदर सिंह पे, उसी पे है वो आज तक। वो चला रहे हैं? वो चलाते हैं। जॉइंट परिवार है हमारा, तीनों भाइयों का। तो ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा किसी दिन हरेन जी से इस बारे में बात करके। हाँ बिल्कुल, आप सिफारिश कर दीजिएगा हमारी हाँ कि हाँ बिल्कुल कर वो हमसे कुछ साझा कर लें कि उस वक्त एक किसान का घर कैसे चलता था, उसकी इकोनॉमी क्या थी और अब तक क्या बदलाव आया। जॉइंट फैमिली का बड़ा रोल है समाज की प्रगति में। अब वो सिस्टम थोड़ा बदला है। हम जो है मतलब भौतिकवादी अर्थव्यवस्था में हम एकांकीपन में आए हैं, छोटा परिवार। लेकिन जो
पुरानी संस्कृति थी, जो जॉइंट संयुक्त परिवार थे, वो एक बड़ा सारगर्भित सिस्टम था, उसमें हम रहे हैं। अब अगली जनरेशन में आपके बेटे क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं खूब, तो क्या आप उनको ये तैयार कर रहे हैं कि भविष्य की पॉलिटिक्स, हालांकि अभी तो आप यंग हैं, लंबे समय पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी नेता विजनरी होते हैं, पहले ही भांप लेते हैं बदलते माहौल को और आगे की तैयारी भी रखते हैं, तो क्या आप कोई ऐसा बैकअप प्लान भी तैयार कर रहे हैं कि नवनीत जी को पॉलिटिक्स में उतारेंगे? मेरा बेटा 2009 से सेना में कमीशन अफसर है और अब वो मेजर की पोस्ट पे कार्यरत है और फिलहाल मेरठ में ही पोस्टिंग है। हर एक बाप की इच्छा होती है कि बेटा मेरे से आगे निकल जाए, आगे जाए, लेकिन उसका एक निश्चित समय है, उसका एक निश्चित समय है। हमने कैश किया, हमने अनुभव लिया, हमने उस प्लेटफार्म पे जिस पे हम अपने पिताजी के प्लेटफार्म को हमने विधायकी में जब चुनाव लड़ा तो बहुत सारे लोग मेरे पिताजी के टाइम के थे चुनाव लड़ाने, जो मेरे नहीं थे, मेरे फादर के थे, और वो मुझे चुनाव लड़ाने आए। तो जो फादर वाली पृष्ठभूमि थी, जो फादर ने एक चीज पैदा की थी, उसका लाभ हमने लिया और हम विधायक बने, आगे गए। उसके लिए तो और अच्छा चांस है, वो दादा का भी अनुभव ले सकता है, पिताजी का भी ले सकता है, लेकिन एक निश्चित और उचित टाइमिंग होगी, टाइम जब हो। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी कैरियर है, सेना में है, और अच्छा, बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके बच्चे सेना में हैं, रेयर। अच्छा ये बताइए आप, बहुत सारे पॉलिटिशियन जो लोकल डायलेक्ट है, जैसे हमारी इस इलाके की जो बोली है कोरवी, ठेठ खड़ी बोली जी, तो अपनी स्थानीय बोलियों का, देशज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जनता का दिल लूटने के लिए। आपको मैंने भाषणों में लोगों से मिलते जुलते ठेठ खड़ी बोली का इस्तेमाल करते कम देखा, इसकी क्या वजह है? राणा जी, बोली एक नेचुरल प्रोसेस है, अंदर से एक आवाज निकलती है, और जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, वो उसी बोली को बोलता है। यदि मैं कोई चीज बन के बोलूं जो मुझे बोलनी ना आती हो, तो सुनने वालों को पता लग जाता है। तो क्या ये आप खतरा महसूस कर रहे हैं कि कोरवी का आने वाला जो समय है वो संकट वाला होगा, चूंकि जो नई जनरेशन है और जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी 5 साल 10 साल के हैं, उनके सामने तो ये बड़ी चुनौती है, वो बहुत सारे शब्द जानते ही नहीं है हमारी बोली के। हाँ, दिक्कत आएगी। हमारी परंपराएं छूट रही हैं, गाँवों में अब धोती कुर्ते वाली जो पीढ़ी है वो लगता आखिरी पीढ़ी होगी उस वेशभूषा वाली। कुछ ही परिवार बचे हैं, ज़्यादातर जो है बदलाव है, और जो पुरानी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, जो एक हमारी संस्कृति और सभ्यता थी, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं, उसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। खान पान बदल रहा है, गांव तक बर्गर चला गया, पिज्ज़ा चला गया, डोसा चला गया, तो डिलीवरी हो रही है फास्ट फूड की, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है गांव की दुकानों पे। तो उसका आप देख रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं बच्चों में। तो इसको लेकर कोई काम करते हैं अब राजनीति के साथ, सियासत बिल्कुल के करता साथ? हूँ, जहाँ बैठता हूँ मैं वहीं अवेयरनेस करता हूँ, बोलता हूँ कि सादा खाओ, देसी खाओ, जो घर में पैदा हुआ वो खाओ। पुदीने की चटनी सबसे अच्छी है रोटी खाने के लिए। अच्छा, हवाई यात्राएं कितनी की आपने? रेयर, रेयर। विदेश यात्रा पसंद नहीं करता। विदेश यात्राएं नो, कोई नहीं? कभी नहीं गया। एक बार नेपाल गया था बस। देशाटन कहाँ कहाँ किया है, भारत में कहाँ कहाँ घूमे हैं? भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब बिहार, कई प्रदेशों में घूमा हूँ। राजस्थान से मेरा ज़्यादा थोड़ा रहता है घूमने का। अच्छा, हरियाणा। एक नेता का निजी जीवन कैसा होता है? पत्नी बच्चों के लिए कितना समय मिल पाता है? ये शिकायत रहती है घर पे कि आप समय घर पे कम देते हैं? नहीं रही, मेरे यहाँ नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही कि मैं घर पे समय कम नहीं देता, और जो जरूरी काम घर चलाने का होते हैं, एक पुरुष के रूप में तो मेरा छोटा भाई संभालता है, और महिला के रूप में पत्नी वो सब काम कर लेती है। और कहीं जहाँ मेरी कहीं किसी रूप में आवश्यकता होती है, तो मैं भी घरेलू कार्यों में अपनी भागीदारी रखता हूँ।
गुस्सा आता आपको? पहले आता था, जब से राजनीति में आया जब से घट गया। खुशी कब ज्यादा महसूस होती है? कब जिस दिन ज्यादा एमएलए बन के आया था, अच्छा, वो दिन जीवन का सबसे खुशी वाला दिन। हसीन पल था। क्या फील हो रहा था? बड़ा अच्छा फील हो रहा था। ये हो रहा था ऐसे जैसे बाथरूम में घुस गया नहाने के लिए तो नाचने लगा वहीं। कभी सोचा था पहले कि विधायक बनने का सपना देखा था पहले कभी? हाँ, प्रमुख बनने का विजन था अच्छा, हाँ, मेरा पर्सनल। विजेंद्र प्रमुख से आपकी काफी करीबी रही जगह। विजन मेरा प्रमुख बनने का था जी। शुरू में, जानी का ब्लॉक प्रमुख बनने का। अच्छा, ये कब सोचा होगा आपने? ये मैंने सोचा था 2010 में, तो अब लड़ा नहीं लेकिन ये मेरा भाई ने मुझे मना किया, आपने? हरेंद्र ने। वो बोला हम तुम्हें प्रमुख देखना नहीं चाहते, विधायक देखना चाहते हैं। तो फिर जब विधायक बनने की तो बात विजन चेंज हुआ। ये कब आया, ये ख्वाब कब आया मन में कि अब विधायक के लिए काम करना बनना है? ये ख्वाब आया 2014 में, जब आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहाँ चुनाव लड़े। उनके सामने चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े और समाजवादी से गुलाम मोहम्मद साहब चुनाव लड़े। तो तब आप डॉक्टर सत्यपाल सिंह के साथ जब नतीजे आए सिवाल खास के, तो सबसे पहले नंबर पे बीजेपी को वोट मिला आदरणीय सत्यपाल जी को, और दूसरे नंबर पे गुलाम साहब को मिला, और आदरणीय चौधरी साहब को तीसरे नंबर पे वोट मिला। तब आपको लगा तो एक माइंड सेट चेंज हुआ कि जो 76,000 वोट जिसको मिले हैं आदरणीय सत्यपाल जी को, जो इन वोटों पे चुनाव लड़ेगा वो विधायक बनेगा। आपने यहाँ से मेरा फ्रेम बदला, मैथमेटिक्स लगा दिया आपने। मैंने गणित लगाया। एक शिक्षक वाला। और उस टाइम स्पेस था, लोकल में कोई लीडर भी नहीं था बीजेपी में। तो मैं आज स्वामी विवेकानंद जी से मैं मिला, उनके आशीर्वाद से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर सत्यपाल जी से अब आपके ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे, बेहतर। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान से जो इस समय सांसद हैं, पूरे मन से मैंने उन्हें चुनाव लड़वाया। तो ये तालमेल कैसे बिठाया आपने? कि वो उनसे पहले उन्होंने किसी को मना थोड़े किया चुनाव लड़ाने को। डॉक्टर साहब ने मुझे संयोजक बनवाया था। उन्हें क्या पता था सांगवान जी लड़ेंगे चुनाव? यदि लोकसभा का संयोजक मुझे बनवाया तो किसने बनवाया? वो कैंडिडेट की इच्छा पे बनता है, और लड़ना था आदरणीय सत्यपाल जी को। आगे डॉक्टर सांगवान। गठबंधन हुआ नहीं था, गठबंधन हो गया, डॉक्टर सांगवान जी आ गए। हमने डॉक्टर साहब से पूछा आप क्या करें? उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी आपकी है उसका निर्वहन करो, उसे निभाओ। मेरे बड़े खुले संपर्क हैं। मेरे कोई गिला शिकवा नहीं किया उन्होंने? डॉक्टर साहब ने कभी नहीं। आपसे कुछ साझा किया, उनके दिल में कोई कसक हो कि पूरे चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे, संयोजक बना दिया था आपको, और एन वक्त पे पार्टी का फैसला? डॉक्टर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहना, एक आईपीएस, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जाके अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उसी क्षेत्र का 10 वर्ष सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करना, देश की मतलब क्षेत्र की सेवा करना, विकास करना। मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि डॉक्टर साहब अनसेटिस्फाइड, कभी नहीं लगा। डॉक्टर सांगवान जी का क्या फीडबैक है? डॉक्टर सांगवान जी मेहनती व्यक्ति हैं और क्षेत्र के बीच में रहते हैं, सब लोगों के दुख दर्द में शामिल होते अब दोनों में कंपैरिजन करें अगर, दोनों की कार्यशैली में हैं। अंतर है, सत्यपाल जी और डॉक्टर सांगवान जी की कार्यशैली अंतर है। किस तरह का अंतर पाते हैं आप? जो एक मानव स्वभाव में होता है, भाई भाई में भी होता है अंतर है। पीपल कनेक्ट किसका मजबूत है? पब्लिक कनेक्टिविटी। हाँ, पब्लिक कनेक्टिविटी तो मैं तो समझता हूँ एक सी है। अच्छा, काम कराने में कौन ज्यादा माहिर है? अच्छा, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है अब तक के टाइम में, जैसे विकास की बात को लें, काम की बात को लें, तो डॉक्टर साहब का टाइम अभी बहुत कम हुआ है, डॉक्टर सांगवान जी का। और डॉक्टर सत्यपाल जी जो हैं वो 10 वर्ष रहे हैं। उनका विकास कार्य और काम करने का एक तरीका, जो बागपत को एक नया लुक देने का जो काम उन्होंने किया, वो बड़ा है। कई बार क्रेडिट को लेकर होड़ दिखाई देती है एक, कि जिला अस्पताल का सवाल हो चाहे दूसरे कामों का सवाल हो,
एक सोशल मीडिया में एक बहस चलती है, एक तबका कहता है कि साहब डॉक्टर साहब ने कराया है, दूसरा तबका कहता है सांगवान जी ने कराया है। चिट्ठियां बाहर लीक होती हैं, कहते हैं कि डॉक्टर सांगवान जी ने चिट्ठी लिखी थी इस काम के लिए तो साहब इसलिए काम हुआ। फिर चिट्ठी आ जाती है पहले कि साहब डॉक्टर सत्यपाल जी ने लिखी थी इसके लिए तो 4 साल पहले चिट्ठी। तो ये चिट्ठियों का झगड़ा क्या है? राणा जी, बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो जिनको हमने भी देखा है और आप भी देख रहे हो प्रैक्टिकली। एक जनप्रतिनिधि के टाइम में वो कार्य शुरू हुए, एक जनप्रतिनिधि ने उनका प्रयास शुरू किया और फिर वो जनप्रतिनिधि चेंज हो गया, उस पर पत्थर आने वाले जनप्रतिनिधि का लग गया। तो आप मुझे बताएं उसकी शुरुआत में भूमिका किसकी थी? जो दूसरा अगला आया चाहे उसमें मैं हूं या आप हैं, जब उस चीज की शुरुआत हुई जब तो वो नहीं था। अच्छा ये बताइए आप कि सिवाल खास में कौन सा ऐसा काम है जो अधूरा रह गया, सिवाल खास जिसे आप में 2027 में लड़के पूरा कर देंगे? सिवाल खास में एक तो मेरी जो मंशा है वो सैनिक स्कूल लाने की है। ये आपने तब भी शेयर की थी ये बात उस वक्त कि आप सैनिक स्कूल लाना चाहते हैं, तो क्या अड़चन आई बीच में, क्यों नहीं आ पाया? हाँ, अड़चन आई थी, जो विषय था जगह का। हमारा जो सिवाल खास क्षेत्र है वो कृषि बाहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। हाँ, उधर कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगी और नुजूल भूमि और एलएमसी की वहाँ बहुत अभाव है, पूरा लैंड फर्टाइल है। और जब कोई बड़ी योजना लानी होती है तो सरकार को जमीन चाहिए होती है। एक तो जमीन एक्वायर करके कोई योजना है, एक जमीन सरकार पे उपलब्ध हो, तो दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने कई योजनाओं के लिए जमीन तलाशा लेकिन जमीन का वहाँ अभाव रहा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। आप 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। 2022 में आपको टिकट नहीं मिला, क्या वजह रही? हाँ, मिला नहीं। वजह क्या थी? पार्टी का निर्णय। 2027 में चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल, यदि पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा। किस पार्टी से लड़ोगे? बीजेपी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है गठबंधन की ओर भी आपका कुछ रुख है। वो ऊपर के लोगों का निर्णय जो भी होगा मैं मानूंगा उसको। जब आप 2017 में विधायक बने तो विधायक बनने के चंद दिन बाद छुर में पथराव हुआ आप पे, तो क्या घटना थी? छुर तो जो कि शिवालखात विधानसभा का गाँव है। वो कोई प्री प्लान घटना नहीं थी, वो शराबी आपस में लड़ रहे थे, उनका डंडा मेरी गाड़ी में लग गया। आप पे ये आरोप लगे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब 5 साल आप विधायक रहे तो अपराधियों का जो अपराधी कोकस भी आपके आसपास रहा, तो क्या है सच्चाई, क्या है उसकी? कोई एक घटना बताओ जो किसी को परेशानी हुई। लोग कहते हैं कि कुछ अपराधी सेगमेंट था, आप जो है उनके आसपास रहते थे। नहीं, उनके आसपास रहने से किसी का कोई अहित हुआ हो तो मैं जानना चाहता हूँ। लोगों के ये भी आरोप थे कि विधायक जी जब बात करते थे तो बड़े लोगों की सुनाई होती थी। ऐसा नहीं है, मैंने हर आदमी को सुना, छोटे को पहले सुना। शिवालखात विधानसभा में सबसे ज्यादा गैंगवार होती थी, सबसे ज्यादा। क्या कुछ ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जहां आपने समझौता कराया हो? हाँ है, कराया मैं। कितने समझौते कराए आपने? बहुत सारे समझौते हैं, 4-5 हैं, बड़े हैं 4-5 तो। सब बंद हो गए, सब फैसला हो गया? हाँ, सब टोटल सब शांत है? सब शांत है। 2022 में जब विधानसभा का आप तैयारी कर रहे थे पूरी चुनाव की, तो कोई वजह थी, कोई लोग थे जो आपके खिलाफ थे, उन्होंने आपका टिकट कटवा दिया हो? ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हर एक नेता से कोई ना कोई बड़ा नेता जुड़ा रहता है, और हो सकता है कोई उनसे भी जुड़ रहा हो जिनका हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप पे ये भी आरोप लगा कि जो उस समय बीजेपी के वहाँ उम्मीदवार थे जी, वो हारे, आपने चुनाव में प्रचार नहीं किया। प्रचार के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, नहीं बुलाया ना। कोई उनसे कोई संबंध खराब थे क्या पहले से? नहीं, बढ़िया थे। कोई प्रतिद्वंदता थी? नहीं। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो शिवालखात विधानसभा सीट है वो बीजेपी के पास रहेगी या लोकदल के पास रहेगी? ये तो बड़े नेता तय करेंगे। कोई ऐसा सोचते हो? कुछ कोई ऐसा एनालिसिस? मैं तो चाहूंगा बीजेपी करे। क्या प्लान है अगला? चुनाव लड़ूंगा। पूरे जितने भी मेरठ में विधानसभा के विधायक हैं, जो विधायक जीते हुए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सब लोग शहर में रहते हैं, शहर के आवास है। आपने पूरी राजधानी सतोई को रखा, तो उसकी क्या वजह थी? ये मेरा लगाव है मेरे घर से, मेरी घर की मिट्टी से, गांव की मिट्टी से।
मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वहीं रहा, अब भी वहीं रहता हूँ। तमाम जो पूरे जिले के जो 7 विधानसभा के विधायक हैं, हम देखते हैं कि सब लोग शहर में रहते हैं, आप सतवई रहे बस, जी। सतवई से बाहर नहीं निकले। नहीं, मैं जाता कहाँ बाहर से, मेरा घर ही वहाँ पे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जैसे और विधायक चले जाते हैं कि कई बार कोई बड़े प्रकरण हो गए तो बड़े अधिकारियों से मिलने साथ जाते हैं विधायक, आप कभी नहीं गए? नहीं गया मैं, दिनेश कटेक जी, मैं, सोमेंद्र जी साथ जाते थे। कुछ ऐसे मामले हों? कितने सारे मामलों पे गए जब विधायक थे। ऐसे काम बताओ 5 साल में जो आपके याद हो और आपको लग रहा है कि मेरी प्राथमिकता के काम थे, विकास कार्य। कावड़ मार्ग मेरे विकास प्राथमिकता में थे, मैंने बनवाया विधायक बनने के बाद। बपार से सरदाना छुर मुलैड़ा मार्ग जो मेरे आदरणीय संगीत सोम जी के हिस्से में आता था, हमने दोनों ने मिलकर बनवाया, जो जिसकी स्थिति बहुत खराब थी। और कुछ कार्य जो उस टाइम के मेरे प्रस्ताव थे, कोरोना काल होने की वजह से बजट के अभाव में रुक गए थे, वो अब हो रहे हैं, काम चल रहा है। शिवाल खास में आपकी प्रतिद्वंदी कौन कौन है? कोई भी नहीं मेरा प्रतिद्वंदी। कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। 27 को लेकर क्या उम्मीद जता रहे हो आप? चुनाव लड़ूं, जीतूं, कन्फर्म? कन्फर्म, विश्वास है? कन्फर्म जीतूंगा। इतना विश्वास कैसे आया विधायक जी? क्योंकि मैं ही जीता था 17 में भी, उससे पहले भी बीजेपी का कोई नहीं जीता। आप 2012 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 2010 में 2010 में आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 2017 में आप नहीं, सॉरी, 2015 जनवरी में। 2015 में आपने किया था। हाँ, तो ये नहीं, ये इसका आपको कैसे विश्वास है कि कोई और नहीं जीत सकता आपके बिना? प्रैक्टिकल तो हो गया। आपने कहा ना कि मैं जीता हूं, अभी तो हुआ ना प्रैक्टिकल 22 में। इस बात को क्या जो भाजपा मुख्यालय को पता है कि ऐसा होगा कि वहां जितेंद्र सतवई जीत सकते हैं? पार्टी ग्राउंड सर्वे करवाती है, ग्राउंड रिपोर्ट लेती है। तो पार्टी को क्या संदेश देना चाहोगे आप? पाठकों को तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि मैं पार्टी मुझे लड़ावे और मैं जनता की सेवा उसी रूप में करता रहूं, जनसेवा के रूप में। रहोगे सतवई? कंप्लीट गांव में रहोगे? गांव में। ठीक है, अब एक बार दोबारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है और आपने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दोस्तों, आपने सुना जितेंद्र सतवाई जी को, जो 2017 से 22 तक मेरठ जिले की सिवाल खास विधानसभा सीट से विधायक रहे और अब दावा ठोक रहे हैं 2027 के लिए। 2022 में चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने नहीं दिया। उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को हमने जाना, उनकी सियासत के अनेक रंगों से हम रूबरू हुए। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सतवाई जी की बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। धन्यवाद, नमस्कार।